Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So we will going to learn about RTI request rejection and what is this RTI? RTI होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्या है हेल्पफुल है। और गवर्नेंस का जो पार्ट है वो हमारे जीएस पेपर 3 में आता है। तो जीएस पेपर 3 मेंस में गवर्नेंस का डेटा होता है और ये डेटा आरटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर और जिसमें हम बात करते हैं लिबर्टी इक्वालिटी की। तो ये लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जानने का अधिकार सरकार से कि सरकार जो है हमारे लिए होती है, वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के लिए जो सरकार चलाई जाती है, वो सरकार को चलाने के लिए एक सिटीजन्स के लिए जागरूक जरूरी होना होता है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए अपनी सरकार से जानकारी मांग सकें। क्योंकि सरकार जो है वो अल्टीमेटली क्या करता है, तो सरकार अल्टीमेटली लोगों से पैसे लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, और उनको जो है वो लगाते हैं। तो टैक्सेस और रेवेन्यूज कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो जनता से कलेक्ट किया जाता है। तो जनता के पास अधिकार होता है कि जनता जो है सरकार से, उनका दायित्व बनता है कि वो उनका जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, तो दे कैन आस्क, और वो आस्क करने के लिए तो दे कैन आस्क थ्रू आरटीआई। अब आरटीआई में कुछ रिक्वेस्ट जो है उनका रिजेक्शन हो रहा है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर हम कह सकते हैं कि पावर जो है आरटीआई के जो सीआईसी होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर, उनके भी क्या है पावर को यहाँ पे कर्टेलमेंट किया गया है। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। सो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू lakhs of students, in which you will going to get in live classes, live test and quiz, unlimited access to the classes and structure course। 100+ टॉप एजुकेटर्स जो है आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू पीएसआईआर, करंट अफेयर, पॉलिटी एंड हिस्ट्री सेक्शन। दिस माय अचीवमेंट, दिस माय क्वालिफिकेशंस। और ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। ऑफर जो है वो 31 मार्च 2021 अभी 4 दिन के लिए वैलिड है, जिसमें आप अगर कोड अप्लाई करते हैं TJLIV तो आपको जो है वो एक्सटेंशन मिल जाता है 31 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2022 तक का। आपको 1 साल का जो है सब्सक्रिप्शन वो यहाँ से एक्सटेंड हो जाता है। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस प्लान भी मिलते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है। TJLIV आपको कोड अप्लाई करना है। प्लस एंड आइकॉनिक में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यू विल गोइंग टू फाइंड ए लॉट ऑफ डिफरेंस हियर। 27,500 रुपए जो हमारे ऑप्शनल की फीस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जीएस प्लस ऑप्शनल्स अगर आप कंबाइन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 70,000 रुपए की जो फीस है वो 63,000 रुपए की पड़ती है। अभी मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, और जब मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे तो उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी पीछे नहीं है, वो फ्री में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं विद द टॉप फैकल्टी, विद द टॉप वी कैन से ब्यूरोक्रेट्स। और यहाँ पर आपको डेफ एनालिसिस फ्री, ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट्स, इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इम्पल्स एंड राइज 2 टेस्ट सीरीज हैं जो आपके लिए चलाई जा रही हैं, जो टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती हैं। 1 ईयर 2 ईयर के बैचेस हैं आपके लिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस भी आपको चलाए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको 28 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कल है, और 11 बजे इसकी टाइमिंग है। तो TJLIV कोड अप्लाई करिए और आपको यहाँ पर ये जो है टेस्ट स्कॉलरशिप का आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4.3% का जो रिजेक्शन रेट है वो देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं सरकार के पास, तो सरकार जो है 4.5 रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल करती है, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। और रिक्वेस्ट कहां पर आ रही है, तो वो आ रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब ये 2019-20 का डाटा था, और ये जो रिक्वेस्ट है वो है लोवेस्ट एवर रेट, मतलब रिजेक्शन रेट जो है वो अभी तक का सबसे कम रिजेक्शन रेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अकॉर्डिंग टू सीआईसी, सीआईसी कौन होता है, तो सीआईसी ये सबको निगरानी रखने वाला एक कमिटी या फिर एक मेंबर बनाया गया है जिसको बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उनकी एनुअल रिपोर्ट में ये डेटा दिया गया था। अब ये जो रिजेक्शन रेट है वो और ज्यादा फॉल हुआ है जब से ये बना था। आरटीआई बनाया गया है 2005 में, और 2005 में जब ये बनाया गया था तो रिजेक्शन रेट थे 14%, और उसके बाद से अभी जो है 8.5% का स्पाइक जो है हमें देखने को मिला, और वो अभी 4.5% तक रिजेक्शन रेट है। ये अच्छी खबर है, ठीक है। अब इसके बाद रिजेक्शन जो है उनके रीजंस क्या होते हैं वो हमें देखना होंगे। सबसे पहले रिजेक्शन का रीजन क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए 40% जो रिजेक्शन हो रही है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि 100 रिजेक्ट किए गए हैं अगर आरटीआई को, तो उसमें से 40 ऐसी आरटीआई में रिजेक्शन मिलती हैं जिनका कोई वैलिड रीजन ही नहीं दिया जाता है, और उसमें जो है परमिसिबल एग्जेम्पशन क्लॉज के अंदर में वो डाल दी जाती है। अब ये एग्जेम्पशन क्लॉज क्या है, तो आरटीआई जो एक्ट है उसके अंदर एग्जेम्पशन क्लॉज लाए गए हैं, और ये जो रिजेक्शन है ये क्लासिफाई किए जाते हैं अदर कैटेगरीज इन द सीआईसी डेटा।
अब ये अदर कैटेगरीज क्या होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑफिस और कैग का ऑफिस। तो ये जो ऑफिस है, जब इन ऑफिस में अगर कोई आरटीआई फाइल करता है तो वो कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आएंगे, तो वो कैटेगरी में आते हैं अदर्स कैटेगरी में। तो मोर देन 90% ऑफ द रिजेक्शन जो है पीएमओ का, दिल्ली हाईकोर्ट, कैग, वो आते हैं अदर कैटेगरीज में। तो ये जो रिजेक्शन है वो हमें कहां देखने को मिल रहे हैं, तो दिल्ली हाईकोर्ट, पीएमओ और कैग के अंदर हमें ये रिजेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। अब रिजेक्शंस में अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम रिजेक्शन जो है वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से मिलते हैं, और होम मिनिस्ट्री में रिजेक्शन स्पेशली दिल्ली पुलिस और आर्मी सो इंक्रीज इन रिजेक्शन रेट। अब ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन जो है आरटीआई एग्जामिनेशंस का, वो क्या है, तो देखिए आरटीआई एक्ट 2005 में आया, उसमें अलग अलग क्लॉज है, जिसमें से एक क्लॉज आता है वो है सेक्शन 8 क्लॉज 1, जो कि बताता है एग्जेम्पशन फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब एग्जेम्पशंस क्या है, तो कोई भी अगर देश की अंदरूनी मामले की बात करने के लिए इंफॉर्मेशन मांगेगा, अगर किसी देश के तोड़ने के लिए बात मांगेगा, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अगर बात करता है, और इट रिलेट्स विद द फॉरेन स्टेट और लीड टू द इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो यहां पर जो है रिजेक्शन करने का अधिकार सरकार के पास हमें देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंजर द लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, मतलब ऐसी जानकारी जिससे किसी की जान खतरे में आ सकती है, देश खतरे में आ सकता है, देश की एकता खतरे में आ सकती है, और उससे वायलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वो जानकारी देने से हम मना कर सकते हैं अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 1। अब इंफॉर्मेशन व्हिच वुड इंपीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, मतलब लेट से कि कोई ऑफेंडर है, जैसे कि हमारे यहाँ का देश का स्पीकर ही अगर ऑफेंडेड है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में है, और अगर हम उसकी जानकारी मांगेंगे तो वो क्या होगा, केस को क्या है, पलट सकते हैं, तो ऐसी जानकारी को देने से सरकार मना कर सकती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्म, अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है, होम मिनिस्टर उनकी पर्सनल लाइफ भी है, तो पर्सनल लाइफ डिस्क्लोजर ऑफ विच नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, तो भी उनको क्या है, रिजेक्शन कर सकते हैं। एंड परमिसिबल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन was used in around 46% of the cases, मतलब 46% केसेस में सेक्शन 8 क्लॉज 1 को लगा के रिजेक्शन किया जाता है। अब एक आता है सेक्शन 9 और एक है सेक्शन 24। तो ये सेक्शंस को अगर आप याद रखेंगे तो मेंस में हेल्पफुल तो रहता ही है, मगर अगर याद नहीं भी है सेक्शन, तो ये टर्म्स याद होने चाहिए कि किन ग्राउंड में। तो एक ग्राउंड है सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी, भाईचारा, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस एक्सेट्रा। दूसरा आता है इट एम्पावर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अब रिजेक्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जिसमें इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है, मतलब जैसे कि किसी ने एक मशीन बनाई, अब वो मशीन की जानकारी अगर दूसरा इंसान चाहता है, और वो मशीन सरकार जैसे डीआरडीओ ने कोई मशीन ब्रह्मोस बनाया, अब ब्रह्मोस का कोई आप सीक्रेट कोड तो नहीं जान सकते, तो वो क्या है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हो जाएगा। तो कॉपीराइट के इंफ्रिंजमेंट ना होने की वजह से सेक्शन 9 में यहां पर हम सलाह देने से मना कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 24, तो ये एग्जाम करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेंस, जिसमें हमारे यहाँ पे 1 in 5 20% परमिसिबल रिजेक्शन जो है वो इस कैटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं। नाउ अब आता है राइट टू आईटीआई एक्ट 2019, तो जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसने बनाने की घोषणा करा था। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, मगर 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। वो अमेंडमेंट आपको जानना जरूरी है। एक अमेंडमेंट एनएचआरसी में किए गए थे, एक अमेंडमेंट हमें राइट टू इंफॉर्मेशन में देखने को मिल रहे हैं। ये अमेंडमेंट पढ़ोगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प कर सकता है। अमेंडमेंट क्या है अभी जो 2019 में किया गया था, वो ये है कि सरकार पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर का एक टेन्योर फिक्स करके रखा था कि उनकी जो कार्यकाली होगी वो होगी 5 साल की, मगर वो कार्यकाली अब 5 साल की खत्म कर दी गई है। अब वो डिफाइन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि किसको कितने साल रहना है। ये एक बहुत बड़ा क्या है, चेंजेस है। दूसरा क्या है कि सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होगी, तो वो अब प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले जो होता था वो प्रिस्क्राइब कैसे होता था, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता था उसकी सैलरी इक्विवेलेंट होती थी चीफ इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी होती थी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। तो ये जो है अभी चेंज कर दिया। अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, मतलब अब जो सैलरी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी या नहीं होगी ये पक्का नहीं है। फिर आता है इट रिमूव्ड प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन इन सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब इसमें क्या है, एक क्लॉज था कि भाई आप देखो किसी की नियुक्ति हुई, उसकी नियुक्ति के बाद आप उसकी सैलरी को कम नहीं कर सकते जब वो उस पद पर है जितने साल भी, मगर ये क्लॉज हटा दिया गया। क्या है यहाँ पर कि इट रिमूव द प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन इन सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ड्यू टू पेंशन
और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय देम फ्रॉम देयर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब पुरानी जो सर्विसेज हैं उनमें जो उनकी पैसे मिलते थे, पेंशन मिलता था, उन सबके क्लॉजेज जो है यहाँ पर उन्होंने हटा दिए। अब हु इज दिस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो देखिए सबसे पहले जानना है, आरटीआई एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आरटीआई इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आरटीआई को लाया गया था अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसके अंदर बनाया गया था। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज द, या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब इसमें मेंबर्स क्या होते हैं? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मेंबर होगा एंड उनमें 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। मतलब कमीशन में 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपार्ट फ्रॉम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये 2019 में लाया गया है। मतलब टोटल 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर +1, मतलब 11 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, ये यहाँ पर प्रावधान है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? तो अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये क्या शो करती हैं? तो ये शो करती हैं कि हमारे देश में अभी चेंजेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग पावर को कर्टेल करती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के। अगर आप टेन्योर फिक्स करते हो तो उसके पास पावर रहता है कि 5 साल तक आप मुझे हटा नहीं सकते, मगर अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दिया कि आप हटा सकते हो। टेन्योर क्या है? तो चीफ इंफॉर्मेशन एंड कमिश्नर शाल होल्ड ऑफिस एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर 65 साल। पहले 5 ईयर था, अब नॉट री एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट भी वो यहाँ पर मिलता है। फंक्शंस एंड पावर जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के क्या है? तो देखिए कोई भी ड्यूटी कमिश्नर की क्या है कि वो रिसीव करेगा, इंक्वायर करेगा कोई भी कंप्लेंट जो कि आरटीआई एक्ट के अंदर आती है। कमिश्नर कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, मतलब उसके पास पावर है कि वो इंक्वायरी बिठा सकता है सो मोटो, मतलब खुद से भी क्या है अपनी इंक्वायरी को बिठा सकते हैं। और जब इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो कमिश्नर हैज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, मतलब पावर तो है उनके पास मगर पावर का कुछ कर्टेलमेंट हमने यहाँ पर देखा। तो आरटीआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आरटीआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बदलाव आए हैं वो बदलाव जो है वो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज 1 हमने यहाँ पर देखा, वो आपको देखना है। उसके बाद सेक्शन 9 हमने देखा, सेक्शन 25 हमने देखा। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको यहाँ पर देख के पता करके समझना होगा। So thank you so much for listening this topic. TJLIB is my code. You can avail 10% discount here. Tarkeshwar Jain PSIR is my Telegram channel. Like, share and subscribe करते रहिए जिससे कि आपको क्या है बेनिफिट्स मिलते रहें। ये अच्छे टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको काफी ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। ये टॉपिक्स आपके लिए जो मिलते हैं उन टॉपिक्स का आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच।